देखिए इस वीडियो में मैं आपको जो सीटेट के एग्जाम में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका कथन और तर्क का दिया गया है। ठीक है, कथन ए हमें क्या कहा गया है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। ठीक है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि शिक्षकों को बाल विकास की समझ होनी चाहिए। तर्क आर में दिया गया है कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकता है। ठीक है, देखिए आर तर्क भी बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक तभी बना सकता है। ठीक है, जब उसे बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया की और बाल विकास की क्या समझ हो। ठीक है, तो इसलिए कथन ए और आर सही हैं। ठीक है, और आर जो है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, यानी बाल विकास की पूरी व्याख्या जो आर में कही गई है कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपका कथन ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यात करते हैं वे मानते हैं कि। ठीक है, यानी कि वह सिद्धांतवादी जो कि बालक के विकास को विभिन्न चरणों में बांटते हैं, ठीक है, या विभिन्न चरणों में देखते हैं या उन्हें व्याख्या करते हैं, तो वे मानते हैं कि विकास तो उनके यानी कि ऐसे सिद्धांतवादी के अनुसार बालक का जो विकास होता है वो रुक रुक कर होता है। अब रुक रुक कर कैसे होता है कि जो आपके सिद्धांतवादी हैं, ठीक है, ऐसे सिद्धांतवादी हैं, उन्होंने क्या करा कि बालक की अलग अलग अवस्था बताई हैं। ठीक है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इन अवस्था के अनुसार ही जो है बालक का विकास होता है। यानी कि शैशवावस्था में बालक का विकास अलग गति से होता है, बाल्यावस्था में बालक का विकास अलग गति से होता है, और युवावस्था में बालक का विकास अलग गति से होता है, और प्रौढ़ावस्था में बालक का विकास अलग गति से होता है। ठीक है, मगर यह विकास जो होता है वो यानी कि चरणों के अनुसार रुक रुक कर होता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था आपका कि वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यात करते हैं वे मानते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण का की एक प्राथमिक संस्था है जबकि समाजीकरण का द्वितीयक संस्था क्या। देखिए क्वेश्चन भी आपका कई बार आ चुका है और मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बालक के विकास में समाजीकरण में या बालक के विकास में जो परिवार जो होता है, ठीक है, वो बालक की प्राथमिक संस्था होती है, प्राथमिक संस्था के रूप में जानी जाती है। क्यों? क्योंकि बालक का जो जन्म होता है परिवार में होता है। ठीक है, इसलिए बालक की जो प्रारंभिक कक्षा जो होती है वो परिवार होती है। ठीक है, और परिवार में यानी कि उसके माता पिता जो होते हैं वो बालक के प्रारंभिक शिक्षक यानी गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए परिवार समाजीकरण की एक प्राथमिक संस्था है जबकि विद्यालय समाजीकरण की द्वितीय संस्था होती है। बालक की जो द्वितीय समाजीकरण की संस्था मानी गई है वो आपको विद्यालय में मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब बालक परिवार से निकलकर विद्यालय में पढ़ने जाता है तो उसे विभिन्न चरणों को देखता है। ठीक है, उसे उसके संपर्क में विभिन्न जातियों के, विभिन्न समूह के और विभिन्न प्रकार के बालकों से उसका संपर्क होता है। ठीक है, तो वहाँ जो उसका द्वितीय संपर्क यानी कि वह जो माना जाता है, विद्यालय जो माना जाता है वो द्वितीय संस्था के रूप में माना जाता है। तो इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, परिवार और विद्यालय आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन प्याजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बातों को दूर किया जा सके। ठीक है, तो उसे क्या कहा जा सकता है, यानी कि जहाँ पर आप आपकी मौजूदा स्कीमा संरचना को रूपांतरित कर लेते हैं यानी बदल देते हैं। ठीक है, ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बातों को दूर किया जा सके, तो उसे आप समायोजन कहते हैं। ठीक है, अब समायोजन क्या होता है कि समायोजन होता है कि समान वातावरण को देखते हुए, ठीक है, समान वातावरण को देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करना वो समायोजन कहलाता है। ठीक है, या ऐसा समझ लीजिएगा कि किसी समूह के विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों को त्याग करना ताकि उस समूह से जुड़ने में सहायता मिल सके, वो आपका क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है।
ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन में कहा गया था कि जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचना को रूपांतरित किया जाता है, यानी रूपांतरित कर देते हैं या बदल देते हैं या छोड़ देते हैं ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके, तो उसे आप क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है, ठीक है। तो जीन पियाजे ने देखिए संज्ञानात्मक विकास के 4 आपके सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले संवेदी गत्यात्मक सिद्धांत जो कि 0 से 2 वर्ष तक के लिए होता है, पूर्व सक्रियात्मक सिद्धांत जो कि 2 से 7 वर्ष तक के लिए होता है, मूल सक्रियात्मक सिद्धांत जो कि 7 से 11 वर्ष तक के लिए होता है, और औपचारिक सक्रियात्मक सिद्धांत जो कि 11 से 15 वर्ष या अधिक आयु के लिए होता है। ये आपके जीन पियाजे के 4 संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में था कि प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित करती है, ठीक है। प्रतीकवाद के बारे में पूछा है। प्रतीक क्या होता है, यानी कि कोई चिन्ह या सिंबल के बारे में पूछा है, यानी कि किस एज में या किस उम्र में या किस सिद्धांत में जो बालक उन सिंबलों को या चिन्हों को पहचानना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, तो और उन्हें क्रम में लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो आता है प्रतीकवाद का सिद्धांत जो आता है वो आपका पूर्व सक्रियात्मक सिद्धांत यानी कि 2 से 7 वर्ष तक की आयु में आ जाता है। यानी कि पूर्व सक्रियात्मक सिद्धांत में या 2 से 7 वर्ष की आयु में बालक को यह ज्ञान हो जाता है कि गेंद गोल होती है या उनका कलर किस कलर, यानी कलर को पहचाना जाता है। अगर उन्हें क्रम में लगाना चाहे तो वो उन्हें क्रम में कलर के अनुसार या आकार के अनुसार उन्हें क्रम में लगाना शुरू कर देता है, किसमें, पूर्व सक्रियात्मक सिद्धांत में, यानी 2 से 7 वर्ष में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है, ठीक है। निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD, ठीक है, का सिद्धांत जो दिया है वो आपका लेवोगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि बालक को अधिगम करने के लिए यानी कि सीखने के लिए या बालक के विकास के लिए अन्य किसी व्यक्ति की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, यानी कि वह बिना किसी अन्य व्यक्ति के जो ना ही सीख सकता है ना ही बालक का विकास हो सकता है, ठीक है। यानी कि बालक के विकास के लिए ज्ञानवान व्यक्ति के यानी कि किसी ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में बालक का विकास संभव नहीं हो सकता है। और इस विकास के क्षेत्र में क्या होता है कि व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसी की सहायता से यानी कि उचित दिशा निर्देश की सहायता से ही वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा का सिद्धांत किस सिद्धांत में की गई है, तो आपके लेवोगोस्की के सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित है, ठीक है। तो कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार वो आपके आती है तीसरे चरण में यानी कि तीसरे स्तर में आती है और उत्तर परंपरागत चरण में आती है, ठीक है। यह जो चरण होता है ये बालक का जो होता है यह 13 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है उस चरण में आती है, ठीक है। और इस अवस्था यह अवस्था जो होती है नैतिक विकास की जो एक विकसित अवस्था होती है, बालक के नैतिक विकास की एक विकसित अवस्था होती है। और इस अवस्था में क्या होता है कि समाज यानी कि बालक जो होता है वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को प्रमुखता देने लगता है और समाज की नीतियों के नियमों का पालन करने लगता है और अपने व्यक्तित्व और व्यवहारों को उचित परिवर्तन करने लगता है, किसमें, आपका जो आपका कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तीसरे स्तर में और उत्तर परंपरागत चरण में जो कि 13 वर्ष से ऊपर की आयु के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो गतिशीलात्मक बुद्धि यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। यानी वैसे 9 प्रकार की बुद्धि बताई, हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई, परंतु एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया है। और उन्हीं 8 प्रकार की बुद्धियों में से गतिशीलात्मक बुद्धि एक बुद्धि है, ठीक है, जिसे शारीरिक गति बुद्धि भी कहा जाता है, ठीक है। अब शारीरिक गतिशील बुद्धि यानी कि या गतिशीलात्मक बुद्धि क्या होता है कि इसमें या ऐसी बुद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति अपने शरीरों को और अंगों से कुछ वस्तुओं को निर्मित करना सीख जाता है या एक वस्तु का निर्माण करना सीखने लगता है और साथ ही साथ अपनी शारीरिक योग्यताओं को और अपने समन्वय यानी कि शारीरिक योग्यताओं में समन्वय करने
लगता है, ठीक है, वो गतिशीलता बुद्धि के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन था कि गतिशीलतात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि दृढ़ शारीरिक योग्यता एवं समन्वय होना वो गतिशीलतात्मक बुद्धि होती है। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वॉयगॉस्की के अनुसार भाषा, ठीक है, लेव वॉयगॉस्की के अनुसार भाषा जो है वो समाज द्वारा दिया गया एक ऐसा सांकेतिक उपकरण है जो बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करता है, ठीक है। और लेव वॉयगॉस्की ने कहा है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा कि लेव वॉयगॉस्की के अनुसार भाषा, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि बच्चों की भावनात्मक विकास का घोतक होती है, नहीं, ये तो वैसे गलत हो गया, ठीक है। सेकंड था कि बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है, नहीं, भाषा बच्चे की सोच और क्रियाकलाप में बाधा पैदा नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट यह था कि भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालती, जी ये भी गलत है कि भाषा जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव डालती है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपका सी है कि भाषा बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए लड़के और लड़कियों को, यानी कि इसमें क्या करा है, जो उनकी विशेषताओं में या गुणों में जो भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है। और जहाँ पर लड़के लड़कियों को में भेदभाव किया जाता है वो आपकी क्या होती है, जेंडर रूढ़िवादिता होती है, ठीक है। जेंडर रूढ़िवादी में क्या होता है कि लड़के और लड़कियों में यानी कि जो भेदभाव किया जाता है, किस प्रकार का होता है कि यानी कि लड़कियों को जो गृह कार्य करने चाहिए, लड़कों को बाहर के कार्य करने चाहिए, ठीक है। लड़कियों को जो है जो लंबे बाल रखने चाहिए, लड़कों को छोटे बाल रखने चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो ये जो जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा रूढ़िवादिता, ठीक है। इसमें आपके स्मिथ जो यानी कि जो स्मिथ के अनुसार जो जेंडर रूढ़िवादिता के लिए कहा है कि रूढ़िवादिता अंधविश्वास का एक ऐसा समूह है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित होता है और जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये जो आपकी कोटेशन दी है यानी परिभाषा दी है, ये स्मिथ ने दी है, ठीक है। और ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है क्योंकि इस तरह की परिभाषा भी आपके एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है, यह आपका आंसर सी आ जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता में को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध वही जेंडर रूढ़िवादिता का क्वेश्चन है। और अभी मैंने आपको बताया था कि स्मिथ ने जो परिभाषा दी है वो परिभाषा दी थी कि रूढ़िवादिता जो अंधविश्वासों का एक ऐसा समूह है जो गलत या अधूरी सूचनाओं पर आधारित होता है और जो पूरे समूह के लिए प्रयुक्त होता है। ये जो परिभाषा दी है स्मिथ ने दी है, ठीक है। तो विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हों। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करते हो यानी कि नकारते हो। ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए बी ऑप्शन आपका गलत है। मैं फिर बता रहा हूँ कि इस प्रकार के रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें तथा फिल्मों का प्रावधान करना चाहिए, नहीं, ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, ना ही ऐसी फिल्में देखनी चाहिए जो कि लड़के और लड़के में यानी कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव को दर्शाती हों। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी दिखेगा कि प्रभावशाली समूह में आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए, ये भी गलत है क्योंकि शिक्षा सभी के लिए है। वो आपके क्या प्रभावशाली दृष्टिकोण यानी प्रभावशाली समूह से आ रहा हो या किसी भी वर्ग समूह से आ रहा हो, शिक्षा सभी के लिए समान होती है और सभी जो विद्यार्थियों को महत्व देना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। डी है आपका कि विविधता और व्यक्तित्व विभिन्नताओं से संबंधित चर्चाओं से बचना चाहिए। ये ऑप्शन भी आपका गलत है कि उनकी व्यक्ति के और बालक में क्या क्या विविधताएं हैं, व्यक्तिगत योग्यताएं हैं, विभिन्नताएं, तो उससे संबंधित चर्चाओं से बचना नहीं चाहिए बल्कि उनकी विद्यार्थियों की योग्यताओं पर चर्चा करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो सही आपका ऑप्शन ए ही है कि विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करें
प्रस्तुत करना चाहिए जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हों। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका शिक्षा सत्र खत्म होने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वे यह समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया है और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो आकलन किया जा रहा है अध्यापक द्वारा, ये रचनात्मक आकलन का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। रचनात्मक आकलन में क्या होता है कि रचनात्मक आकलन जो किया जाता है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है, ठीक है। और इससे क्या छात्रों को क्या होता है कि इससे छात्रों को पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह अध्यापक द्वारा ये आकलन जो किया जा रहा है वो रचनात्मक आकलन है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रस्तुत करने के लिए, देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं, क्योंकि तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए जाएगा तो इसमें बालक क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, तो उसमें समालोचना चिंतन प्रोत्साहित नहीं हो पाएगा। बी देखिएगा कि श्याम पट पर लिखे गए उत्तर को ज्यों का त्यों नकल करने के लिए कहें तो भी इसमें बालक क्या रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, ठीक है। इसमें भी समालोचना चिंतन नहीं हो पाएगा बालक का। सी ऑप्शन है कि अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए बहुविध दृष्टिकोण पर विचार विमर्श करने के लिए कहें। इससे क्या होगा, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के विचारों को सुनेगा, समझेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका ये कथन और तर्क का है, ठीक है। तो इसमें से पहला कथन दिया है, एक में कथन दिया गया है कि किसी संप्रदाय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए, ठीक है। ये कथन बहुत सही है, यानी कि सही है कथन आपका। तर्क देखिएगा कि अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक संस्कृति परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो आपका तर्क आर भी सही है, ठीक है, क्योंकि तर्क आपका कथन ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो कथन ए की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें कहा है ना किसी संप्रदाय को चर्चा करते समय अध्यापक को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करनी चाहिए। तो इसकी जो व्याख्या कर रहा है वो आर कर रहा है कि देखो अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक संस्कृति परिवेश से संबंधित उदाहरण और अनुभव की चर्चा में शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है, ठीक है। शिक्षा में समावेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में कहा गया है। और समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बालकों को एक ही विद्यालय में एक ही स्थान पर और एक ही समय जो शिक्षा प्रदान की जाती है और यह शिक्षा विभिन्न प्रकार के उपगमों द्वारा प्रयोग की जाती है, यानी कि शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन था हमारा शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है, ठीक है, प्रमोट किया जा सकता है। तो आंसर है आपका कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के क्रियान्वयन द्वारा जो समावेशन शिक्षा को समुन्नत किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अनुदेशात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपक्रम को अपनाएंगे, ठीक है। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी वे विद्यार्थी होते हैं सामान्य बालक की बातें ठीक से प्रकार से देख नहीं पाते हैं, ठीक है, वो दृष्टिबाधित बालक हो रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बालकों को कक्षा में क्या करना चाहिए कि उनके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, और उन्हें पढ़ाने के लिए श्रव्य सामग्री और ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए और ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के साथ बैठाकर मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन था कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अनुदेशात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपक्रम को अपनाएंगे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार के स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविता एवं गीत रचना आरंभ कर दिया था तथा वह बिना किसी बाह्य प्रेरणा के इनका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से किसका घोतक है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ऐसा बालक जो कि 3 वर्ष की अवस्था में ही और बिना औपचारिक परीक्षण के जो गीत रचना और कविताएं रचना करना प्रारंभ कर देता है वो प्रतिभाशाली बालक का घोतक होता है, यानी प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आता है। ठीक है, और प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लाब्धी सामान्य बालक की अपेक्षा 140 या उससे अधिक होती है। ठीक है, और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अपनी आयु के बालकों की योग्यता और क्षमताओं से अधिक योग्यता क्षमता रखते हैं। ठीक है, और इन बालकों की अलग अलग सोच होती है और ये बालक जो होते हैं बहुत जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं तथा अपने साथियों की तुलना में चीज़ों को तेज़ी से पकड़ते हैं। ठीक है, तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ता को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? ठीक है, तो अवलोकन क्या होता है कि अवलोकन विधि क्या होती है? अवलोकन विधि ऐसी विधि होती है जिसमें अध्ययन विषय एवं घटनाओं का सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि अवलोकन विधि में किसी भी विषय की या किसी भी घटना का जो है सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है और उन सूक्ष्म अध्ययन करके उसकी वास्तविकता को ज्ञात क्या जाता है, वो अवलोकन विधि कहलाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ता को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? आपका आंसर बी हो जाएगा कि प्रतिमानों की क्रियाओं को ध्यान करना चाहिए। आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर आपका हो जाएगा कि जो आपकी घटनाएं हैं जो विषय हैं उसके प्रत्येक प्रतिमानों की क्रियाओं को ध्यान में करना चाहिए। तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी की स्वयं के अधिगम पर विवर्त चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो विद्यार्थी स्वयं अधिगम में विवर्त चिंतन कर रहा है तो इसे जो कहा जाता है वो अधिसंज्ञान कहा जाता है। ठीक है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, अधिसंज्ञान कहा जाता है। अब अधिसंज्ञान होता क्या है? अधिसंज्ञान को जो है मेटा संज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, और मेटा संज्ञान में क्या होता है कि संज्ञान के बारे में ज्ञान मेटा संज्ञान कहलाता है, या सोच के बारे में सोच मेटा संज्ञान यानी कि अधिसंज्ञान कहलाता है। और अधिसंज्ञान का अर्थ जो होता है वो होता है अनुभूति से ऊपर। ठीक है, अभी से इसका अधिसंज्ञान का जो अर्थ होता है वो होता है अनुभूति से ऊपर होता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था कि विद्यार्थी की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? आपका आंसर सी हो जाएगा, अधिसंज्ञान कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका देखिए कथन और तर्क है। मैंने कहा था कि एक इसके सीटेट के एग्जाम में आपके जो कथन और तर्क के जो 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कथन दिया गया है, एक कथन जो दिया गया है कि एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। ठीक है, ये कथन बिल्कुल गलत है कि एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के परिवेश से संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। नहीं, अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, गलत है ऑप्शन आपका। तर्क देखिएगा कि विद्यालय में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति संदर्भ से अलग अलग करके होना चाहिए। ये भी गलत है। ठीक है, यानी कि आपका जो कथन ए भी गलत है और तर्क आर भी गलत है, यानी दोनों ही गलत है। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? ठीक है, अधिगम के बारे में सही नहीं की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कथन दिया है अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंत्यक्रिया शामिल होती है। ये आपका कथन सही है क्योंकि बालक जो अधिगम क्रिया करता है वो अपने आसपास के अपने रिश्तेदारों के साथ साथ जो परिवेश में मिलकर अंत्यक्रिया में शामिल होती है। ये आपका सही होता है। ठीक है, बी है आपका अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया। ये भी आपकी सही है क्योंकि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद है सी कि अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है। ये भी सही है कि अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होती है। ये भी सही है आपका। ठीक है, आपका डी देखिएगा कि अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। बस यही ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो आपका डी सही नहीं है कि अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है, तब वह किस अवस्था में होता है? ठीक है,
तो जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक तरीके से प्रस्तुत करने में अटक जाता है तो वह जो अवस्था कहलाती है वो आपकी प्रतिक्रियाओं का समुच्चय कहलाती है। ठीक है, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय कहलाई जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें बालक जो है वो जो रटी रटाई क्रियाएँ जो होती हैं उन पर ही कार्य करता रहता है, यानी कि जो उसके मस्तिष्क में है उन्हीं पे क्रिया करता रहता है। उस समस्या समाधान करने के लिए अन्य समस्याओं को या अन्य चीज़ों को खोजने का तरीके नहीं ज्ञात कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए वो उस प्रतिक्रियाओं का समुच्चय करता रहता है। तो ये क्वेश्चन था कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तो वह किस अवस्था में होता है, तो प्रतिक्रिया का समुच्चय करता रहता है, इस अवस्था में होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया करता रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा कि त्रुटियां अर्थपूर्ण हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिएगा कि त्रुटियां जो होती हैं वो अर्थपूर्ण होती है और उन पर चर्चा होनी चाहिए। यानी कि कोई भी शिक्षार्थी जो होता है वो किसी विषय में भी महारत हासिल नहीं कर सकता, यानी कि पूर्ण रूप से अधिगम प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कुछ ना कुछ गलतियाँ अवश्य करता रहता है। ठीक है, और गलतियाँ क्या होती हैं कि गलतियाँ जो होती हैं वो बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए सीखने की एक प्रक्रिया में सहायक होती है। बच्चों की जो अंतर्दृष्टि होती हैं उन्हें प्रदान करने की और सीखने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और त्रुटियों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था कि अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि त्रुटियां अर्थपूर्ण हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करता है। ठीक है, तो देखिएगा कि विद्यार्थी में संवेग यानी कि भावनाएं जो होती है दो प्रकार की होती है, सकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक भावनाएं। ठीक है, तो सकारात्मक भावनाएं क्या होती हैं, वो बालक में रुचि, जिज्ञासा, उम्मीद, आश्चर्य, जुनून, रचनात्मक जुड़ाव, आनंद के द्वारा विद्यार्थी को अभिप्रेरित करती रहती है। ठीक है, जो सकारात्मक भावनाएं होती हैं वो बालक में रुचि, जिज्ञासा, उम्मीद और जुनून, आश्चर्य, रचनात्मक और जुड़ाव और आनंद के द्वारा जो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करती रहती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि उम्मीद। वो अधिगम के लिए बालक को अभिप्रेरित करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। ठीक है, तो अभिप्रेरित बालक कब होता है, वो दो प्रकार की भावना से होता है, सकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक भावनाएं से होता है। ठीक है, और सकारात्मक भावनाएं से क्या होता है कि जब बालक के मन में रुचि हो, जिज्ञासा, उम्मीद हो, तभी तो वह शिक्षण से अभिप्रेरित होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, तो अगर विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो शिक्षण से अभिप्रेरित हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कक्षा में एकदम सन्नाटा है, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी, तो यही कथन आपका सही है, यानी कि अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं हो रही है। वो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्यों नहीं हो रही है कि शिक्षक द्वारा जो शिक्षण दिया गया, फिर शिक्षण देने वाले के बाद जो है बच्चों से उनके अनुभव को साझा करने के लिए कहा जा रहा है, तब भी बच्चे जो अपने अनुभव को साझा नहीं कर पा रहे, तो यानी कि शांत बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो जो हैं बच्चे जो हैं वो शिक्षण से अभिप्रेरित नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए कि इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कि विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। अगर कोई शिक्षक जो है विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देता है तो उससे अधिगम प्रभावित होगा। ठीक है, और बाधा पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी कि आप क्या कर रहे हो कि विशिष्ट पहचानों से मतलब है कि आपका जो उच्च वर्ग के छात्र हैं उन्हें अलग बैठा रहे हो
और जो निम्न वर्ग के छात्र हैं उन्हें अलग बैठा रहे हो, ठीक है, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रचलित रूढ़िवाद है, यानी कि अभी आप भेदभाव कर रहे हो और उनकी जो अंदर जो विशिष्ट गुण हैं उनको आप नहीं पहचान रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का भेदभाव जो कहलाए प्रचलित रूढ़िवाद धारणा को जो होती है वो आपको अधिगम में बाधा पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है। आपका आंसर बी हो जाएगा कि विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित रूढ़िवाद धारणा को बढ़ावा देना, वो अधिगम को बढ़ावा देने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ठीक है। तो एक शिक्षक द्वारा अधिगम प्रक्रिया करते समय अगर पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को, ठीक है, विविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है तो अधिगम अधिक प्रभावित होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक शिक्षक जो अपनी विषय पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को अलग अलग तरीक़ों से, यानी कि विभिन्न तरीक़ों से, विभिन्न विधियों से, विभिन्न माध्यम के तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, तो उससे क्या होगा, बालक सक्रिय रूप से शिक्षण में लगा रहेगा, ठीक है। तो इससे अधिगम जो अधिक प्रभावशाली होगा। तो इसलिए आपका आंसर आपका डी हो जाएगा कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हों, ठीक है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र की जो यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो 30 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।